हेलो बच्चों, क्या हाल है जी? सब ठीक ठाक जी? मैं आपका चौहान सर। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं नेशनल इनकम में। वो है हमारा नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसी के ऊपर बेस्ड हमने ये आज की क्लास लेनी है। और नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस एट कांस्टेंट ईयर प्राइसेस, इसको हम ज्यादा, आप कह सकते हैं टॉपिक छोटा भी हो जाएगा हमारा और ज्यादा लेंदी नहीं लगेगा आपको अगर हम इसको डिफरेंस बिटवीन की फॉर्म में पढ़ लें। इसी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम। और हमारे टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का डिफरेंस क्या है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस से। नाम से पता लग रहा है करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब समझ आता है कि भाई अभी का प्राइस, राइट? आपके दिमाग में भी यही आता है। करंट ईयर प्राइस मींस अभी का प्राइस। एंड कांस्टेंट ईयर प्राइस, कांस्टेंट का प्राइस मतलब होता है किसी ईयर को लेके वो कांस्टेंट ले, हम उसी ईयर के प्राइसेस को लेके कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ, राइट? और इसमें कैलकुलेट कुछ वो क्या है, वो है नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, इनके मीनिंग से। मनी वैल्यू देखो, मैंने यहाँ पे नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। प्रीवियस वीडियोस में आपने ये चीज ऑब्वियसली आपको क्लियर होगी नेशनल इनकम मींस एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी है, तो एनएनपी एट एफसी की हमने जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स करे थे, मेरी जो वीडियो थी जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, ये क्या होता है, उसके अंदर आपको यही डेफिनेशन मिलेगी। मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस। मतलब सारी डिफाइन सेम है, बस एक चीज एड ऑन होगी इसमें कि मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस। करंट ईयर प्राइसेस कौन से होते हैं? करंट ईयर प्राइसेस आप सबको पता है, इस साल के जो करंट ईयर चल रहा है उसके प्राइसेस को लेके फॉर द गिवन ईयर। दोबारा रीड कर रहा हूं मैं। मनी वैल्यू उन सब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू, मनी वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको याद रहेगा फैक्टर कॉस्ट होता था, उसके लिए हम वर्ड यूज करते थे मनी वैल्यू। और अगर मार्केट वैल्यू आता है तो उसके लिए मार्केट वैल्यू मींस मार्केट प्राइस के लिए हम मार्केट वैल्यू यूज करते थे वर्ड। Money value of all the final goods and services produced by the normal resident। normal resident क्या होते हैं ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ सारा, तो मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो हमें ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा अच्छे से। money value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country in a year measured at current year prices। एक साल के अंदर हम जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, उसको जब हम मेजर करते हैं करंट ईयर प्राइसेस पे, तो हम कहेंगे कि वो नेशनल इनकम है करंट ईयर प्राइसेस पे, कि हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करी है करंट ईयर प्राइसेस पे। ओके, मनी वैल्यू जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी प्रोड्यूस करी जा रही हैं हमारे इंडिया के अंदर, हम बात करें अगर हम, तो हमारी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा जा रहा है इंडिया के अंदर, उनकी मनी वैल्यू को अगर हम करंट ईयर प्राइसेस पे मेजर करें, जो कि नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कंट्री के, उसको अगर हम जो करंट ईयर के प्राइसेस पे जिस साल में कैलकुलेट कर रहे हैं उसी साल के प्राइसेस को अगर हम लेके उसको कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे ये हमारी नेशनल इनकम है करंट ईयर प्राइसेस पे। क्लियर है जी? इसी को अगर मैं बोलूं नेशनल इनकम कांस्टेंट ईयर प्राइसेस क्या है? कांस्टेंट ईयर प्राइसेस, कांस्टेंट ईयर प्राइसेस का मतलब है पूरी डिफाइन सेम, मैंने लिखा है यहाँ पे सेम, और जहां पे चेंज हुआ मैंने लिख दिया एट बेस ईयर प्राइसेस। मैं दोबारा एक बार रीड करूं अगर, तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the normal residents of a country in a year measured at base year prices। इसकी डिफाइन बन जाएंगे। बेस ईयर प्राइसेस का मतलब क्या हुआ, यहां पे हमने बेस ईयर प्राइस किसी भी, जैसे अगर टुडे आज जो ईयर चल रहा है, टुडे इज जो भी हमारी यहाँ पे डेट है आज, टुडे इज 14th अप्रैल 2020। तो अगर हम आज कैलकुलेट करते हैं प्राइस इसको, नेशनल इनकम को एट सम प्रीवियस ईयर, जरूरी नहीं प्रीवियस ईयर को हम बेस ईयर को प्रीवियस ईयर ही लेके चलेंगे, 2019 ही लेना पड़ेगा हमें। हम ये ले सकते हैं वी कैन टेक दिस एज, अगर मैं 2015 ले रहा हूं, 2016 ले रहा हूं, 17 ले रहा हूं, 18 ले रहा हूं, 2010 ले रहा हूं, तो कुछ भी ले सकते हैं हम इसमें, बट वो कोई बेस ईयर होना चाहिए और वो सेम रहना चाहिए। अगर हम किसी बेस ईयर के प्राइसेस को लेके हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट ईयर प्राइसेस। गॉट इट? ये इन दोनों का मतलब है। मैं दोबारा एक बार जस्ट बता रहा हूं कि मनी वैल्यू सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक कंट्री के अंदर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, अगर हम उसको मेजर करें
करंट ईयर प्राइसेस में, तो हम कहेंगे उसको नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस। और अगर हम उसको मेजर करेंगे किसी पिछले साल या किसी भी बेस ईयर को लेके उसको उसके प्राइसेस को मेजर करेंगे, तो हम कहेंगे उसको नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। अब सेकंड बेस क्या है इनका डिफरेंस का, वो है इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। इनमें से कौन एक गुड इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि हम बोल सकते हैं हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, किसको लेके बोल सकते हैं हम। सो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस इज नॉट अ गुड टूल फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। कह रहे हैं ये एक अच्छा टूल नहीं है। अच्छा टूल नहीं का मतलब ये है कि यहाँ पे हम इसकी हेल्प से कंपैरिजन नहीं कर पाते। मैंने यहाँ पे वर्ड कंपैरिजन नहीं लिखा, बट वो आगे भी यूज होगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंपैरिजन दोनों बहुत ही मिलते जुलते पॉइंट्स हैं। हम कह सकते हैं इन्होंने इस पॉइंट में तो सिर्फ इतना बता दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर नहीं हो सकती इससे वो बोल रहे हैं मेजर हो सकती है, पर वो कैसे हो सकती है उसको मैं आपको इस पॉइंट को एक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉइंट कंपैरिजन वाले को रिलेट करके मैं आपको समझाता हूं कि यहां पे एक जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइसेस, ये एक अच्छा टूल नहीं है जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे नॉट सुटेबल टूल फॉर कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर्स। यही मतलब बनता है इसका कि आप करंट ईयर की नेशनल इनकम निकाल रहे हो, आप इसको कंपैरिजन कैसे कर सकते हो करंट ईयर की नेशनल इनकम करंट ईयर के प्राइसेस को लेके, तो आप इसको किसी से कंपेयर नहीं कर पाओगे। वैसे ही अगर हम बात करें इसकी कांस्टेंट ईयर प्राइसेस की, तो करंट ईयर की नेशनल इनकम निकालें अगर हम पिछले साल के प्राइसेस को लेके, तो कंपैरिजन आराम से हो जाता है। कैसे, मैं आप इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझना कि मान लो आप अपने घर का राशन हर साल की तरह आपका, मान लो इस साल राशन आप जितना भी एक क्वांटिटी होती है पर्टिकुलर हमारे घरों में जो राशन आता है, अगर आप मंथली राशन आपने जो दालें वगैरह हमारे घरों में आती हैं, इन सारा राशन के आइटम पे आपका जो भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है कि आटा हमारा 20 किलो आता है एक महीने का, दाल हमारी इतने किलो आती है, और हमारे जो भी नमक चाय पत्ती वगैरह सारी चीजें जो भी आती हैं हमारे घरों में एक फिक्स क्वांटिटी होती है कि हर महीने हमारे घरों में इतनी आती है। अब मैं एग्जांपल इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं कि मान लो आप पिछले साल तक आपके घर में जो क्वांटिटी एक आती थी राशन की, वो आ जाती थी, आपका सारा घर का राशन 20,000 में आ जाता था, जो भी आप क्वांटिटी खरीदते थे 2019 में। पर जब आपने वही राशन आप 2020 का अप्रैल मंथ आ गया, आपने वही राशन जब खरीदा उतनी ही क्वांटिटी आपके लग रहे हैं 24,500। अब आप जब चेक करते हो आप कहते हैं यार क्वांटिटी तो मैं उतनी ही खरीद रहा हूं, पर ये राशन का आइटम जितने भी आइटम है वो भी उतनी है, आपने 2 बार चेक कर लिया 3 बार चेक कर लिया, आइटम्स भी उतनी है, पर आपने जब कंपैरिजन करा यार पिछले साल यही राशन मेरा 20,000 का आ जाता था, इस साल यही राशन मेरा 24,500 का आ रहा है। इसका मतलब है आप कह सकते हो कंपैरिजन करके कि भाई हमारी कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ गई है, सेम क्वांटिटी मैं पहले इतने की ले लेता था अब मेरी इतने की आ रही है। सो इससे पता लगता है कि हमारी महंगाई बढ़ी है या कम हुई है, क्या हुआ है। इसी तरीके से इसको आप क्या ले सकते हो एग्जांपल कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करने का मतलब भी यही होता है, ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ देख सकें कि हमारी इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है या महंगाई के कारण ही ग्रो कर रही है। सिर्फ हमारा जीडीपी पिछले साल, मान लो जीडीपी या नेशनल इनकम पिछले साल कुछ 500 करोड़ थी और इस साल हो गई हमारी 700 करोड़, हम खुश हो जाएं कि यार हमारा इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है। बट ऐसे में एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कि इसका क्यों नहीं होता है ऐसा, क्योंकि हो सकता है ये सारे जो प्राइसेस बढ़े हैं महंगाई के कारण, हमारा 700 करोड़ की वही आइटम आ रही है जो पहले हम 500 करोड़ में खरीद सकते थे। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि हमारी महंगाई मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है, ये तो महंगाई बढ़ने के कारण हमारी ग्रोथ हो रही है। आप ये कह सकते हो महंगाई बढ़ रही है और पैसे ज्यादा दिख रहे हैं, कोई ग्रो नहीं हो रही। क्योंकि अब ये पॉइंट भी एक इसका पॉइंट है जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर, या जीडीपी एज अ लिमिटेशन ऑफ वेलफेयर, या जीडीपी एज अ वेलफेयर ऑफ लिमिटेशन। तो कुछ भी आप कह सकते हो, इसमें हम जीडीपी की लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि जीडीपी बढ़ना मतलब ये नहीं होता कि हमारी ग्रोथ हो रही है। अगर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है इट डज नॉट मीन कि हमारा हमेशा ग्रोथ हो रही है हमारी कंट्री की, इससे उल्टा भी होता है कभी कभी। तो वो हम इसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतने पे रुक रहे हैं कि भाई जो हमने पढ़ा कि नेशनल का जो हम करंट प्राइस पे निकालते हैं तो हमें कंपैरिजन नहीं कर पाते हम कभी भी, बट अगर हम यही नेशनल इनकम किसी कांस्टेंट प्राइस को लेके निकालते हैं तो हम कंपैरिजन इजीली कर लेते हैं। सो यही पॉइंट है।
कि नेशनल इनकम ये हमारे को, इसलिए ये एक गुड टूल नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजर करने का। ये एक गुड टूल है क्योंकि इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। गुड टूल क्यों है? क्योंकि इससे कंपैरिजन हो सकता है और इससे कंपैरिजन नहीं हो सकता पिछले साल की नेशनल इनकम्स में। हम इसको तो कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि पिछले साल या पिछले से पिछले साल किसी भी एक बेस ईयर को आप लेके इस साल से कंपैरिजन करोगे, आप निकालोगे कि उस साल नेशनल इनकम इतनी थी, इस साल नेशनल इनकम इतनी है। इसका मतलब हम महंगाई बढ़ी है या हमने ग्रो करा है या हमने बिल्कुल ग्रो नहीं करा, ये सारा चीज आप इससे निकाल सकते हो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस से। बट नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस से निकालने के लिए हमें ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बता पाता हमारे को। इट्स नॉट अ गुड टूल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ क्योंकि कंपैरिजन नहीं कराता। तो ये दो पॉइंट्स हमारे कवर होते हैं। यहाँ पे बीच में आता है पॉइंट है कॉजेज ऑफ चेंज। अब कॉजेज ऑफ चेंज का मतलब क्या हो? अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। हम जैसे कि करंट ईयर की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो करंट ईयर के प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी लेके कि हम प्राइस इतना चल रहा है और इतनी क्वांटिटी हमने खरीदी है, बेची है, प्रोड्यूस करी है, जो भी आएगा इसमें। सो करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी इसमें हम लेते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस पे। करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी, किसी में भी एक में अगर चेंज आ गया तो ये इनकम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस चेंज हो जाएगी। तो मतलब चेंज किससे हो? इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। किसी भी एक में प्राइस में या क्वांटिटी में चेंज आ गया तो हमारे इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। पर इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूं और आप में से शायद कईयों को पता लग गया होगा कि भाई इसके तरह भी हमने बात क्या करी कि यहाँ पे पिछले साल के प्राइस पे हम लेते हैं तो प्राइस सेम रहता है, क्वांटिटी में चेंज आएगा तो इसमें चेंज आएगा, प्राइस में तो चेंज आ नहीं सकता क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है। इसके अंदर क्या लिखा है हमने? अफेक्टेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ओनली, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट चल रहा है। किसी भी ईयर का ले लो आप, किसी भी 2020 का निकाल रहे हैं तो 2017 का अगर हमने बेस ले लिया तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस तो सेम ही है, क्वांटिटी बदलती जाएगी। अगर हम क्वांटिटी इस साल की इतनी थी, मान लो मैं एग्जांपल लूं 20 यूनिट्स थी, तो उस साल में 19 यूनिट्स थी, आंसर लगाएगा, प्राइस सेम है। मतलब ये इफेक्ट होता है सिर्फ क्वांटिटी चेंज होने पे, प्राइस सेम रहता है। अब यही इनके फॉर्मूलाज दिए हैं कि इसको कैलकुलेट करना तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को करंट ईयर का प्राइस इंटू करंट ईयर की क्वांटिटी, इसमें बेस ईयर का प्राइस इंटू करंट ईयर की क्वांटिटी। जैसे अभी हमने बात करी थी सेम वही चीज उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। बस अब करंट ईयर का प्राइस आपने 11th में स्टैट्स करी है इकोनॉमिक्स में, उसके अंदर आपने इंडेक्स नंबर चैप्टर करा था कि करंट ईयर के प्राइस को P1 से डिनोट करते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 से, बेस ईयर के प्राइस को P0 से डिनोट करते हैं, बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0 से। तो वही फॉर्मूला हमने यहां लगाया। करंट ईयर का अगर हमने निकालना नेशनल इनकम तो करंट ईयर का प्राइस इंटू करंट ईयर की क्वांटिटी, P1 इंटू Q1। बट यहां पे हमारा प्राइस किसी बेस ईयर का होता है, इसलिए P0 इंटू क्वांटिटी करंट ईयर की होती है इंटू Q1। अगर क्वांटिटी पिछले साल की लोगे तो इंटू Q0। तो आपने बस ये चीज ध्यान रखनी है, क्वांटिटी चेंज होगी जब कभी भी तो ये इसका आंसर चेंज होगा, प्राइस सेम रहता है, इसमें प्राइस चेंज नहीं आता। लास्ट आता है, इसको हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को बहुत ही इजी नाम, जो हमारे लिए ज्यादा इजी रहता है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बड़ा लगता है ये, तो हम इसको जानते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम के नाम से, नॉमिनल नेशनल इनकम। वैसे ही यहां पे इसको हम जानते हैं रियल नेशनल इनकम से। क्लियर है जी? बहुत सिंपल है। इसका अदर नेम है नॉमिनल नेशनल इनकम, इसका अदर नेम है रियल नेशनल इनकम। सो यहां जाके हमारा ये कंपैरिजन कंप्लीट होता है। अब आती है बात इसी के कंपैरिजन में, आप देखो कई बुक्स में रियल जीडीपी, रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल नेशनल इनकम दोनों सेम ही लगते हैं। तो मैं इसके लिए आपको अगर मैं कंपैरिजन के पॉइंट्स बोलूं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉमिनल जीडीपी, इधर डाल रहा हूं मैं रियल जीडीपी, क्योंकि डिफरेंस पॉइंट सेम रहेंगे। ये सारे डिफरेंस पॉइंट यहां से लेके यहां तक सारे बीच के लास्ट के 5 पॉइंट हमारे सेम रहेंगे। इसमें बस डेफिनेशन चेंज हो जाएगी जो हम उसके अंदर लिखते थे। जीडीपी की डिफाइन आप यहां पे डाल दोगे। ओके जी। नेशनल इनकम यहां पे तो होती है नेट मनी वैल्यू, यहां पे आ जाएगा ग्रॉस मनी वैल्यू। बस ये आएगा डिफरेंस, बाकी सारा सेम रहता है हमारा ये नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। मतलब आप कह सकते हैं हमने ये टॉपिक करते ही 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल जीडीपी, रियल नेशनल इनकम क्या होती है, दोनों पढ़ लिए हमने। क्लियर है जी? और इसके से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि रियल नेशनल इनकम या नॉमिनल नेशनल इनकम में से कौन सा गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो योर आंसर वुड बी रियल नेशनल इनकम।
यही अगर मैं क्वेश्चन चेंज करूं रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी में से कौन सा गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो आप बोलोगे रियल जीडीपी। क्लियर है जी। इसके बाद हम करते हैं, अब रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको बता ही दिया, दोनों सेम है, कुछ ऐसा नहीं अलग है, सारा सेम जो हमने पढ़ा अभी, बस वहां पे नेशनल इनकम आया था, वहां पे जीडीपी आ जाता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने 3 बॉक्सेस बनाए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि रियल जीडीपी हमारा नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा हो सकता है। कब हो सकता है? ये तब होगा, ये आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हो, रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल जीडीपी और नॉमिनल नेशनल इनकम, आप उस पे भी अप्लाई कर सकते हो दोनों चीजें। रियल जीडीपी ग्रेटर देन नॉमिनल जीडीपी हो सकता है कब? जब प्राइस लेवल बेस ईयर का ज्यादा होगा करंट ईयर से। बहुत सिंपल, अगर पिछले साल के प्राइसेस ज्यादा है तो रियल जीडीपी ज्यादा होगा, पिछले साल के प्राइसेस कम है तो रियल जीडीपी कम होगा, जैसे कि ये है। पिछले साल के प्राइसेस ज्यादा है तो रियल जीडीपी ज्यादा है नॉमिनल जीडीपी से, पिछले साल के प्राइसेस कम है तो रियल जीडीपी कम है नॉमिनल जीडीपी से। और इसी को आप कह सकते हो, पिछले साल के प्राइसेस और इस साल के प्राइस अगर सेम है तो रियल जीडीपी इक्वल होगा नॉमिनल जीडीपी के। क्लियर हुआ जी। यही हमारा आज का टॉपिक है, जो कि हमने बहुत ही इजी टॉपिक है ये वाला। इसमें हमने डिफरेंस पढ़ा, नॉमिनल रियल में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आपने याद रखना है, नॉमिनल मतलब करंट ईयर, रियल मतलब बेस ईयर। ठीक है जी, नॉमिनल, करंट, रियल, बेस, इस तरीके से आप याद रखोगे। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू, गुड बाय।